हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अभी उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है सबसे पहले? ठीक है, ऑप्शन है श्रीनिवास एस दुबे, विलियम वाइजर, ए आर देसाई। जब मैं जजमानी संबंधों वाला वीडियो पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने इसका आंसर बताया था। इसका राइट आंसर है विलियम वाइजर। विलियम वाइजर ने सबसे पहले जजमानी संबंधों का अध्ययन किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट शब्द सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया? मतलब सबसे पहले इसको कब यूज किया गया? शेड्यूल्ड कास्ट, इस शब्द को सबसे पहले कब यूज किया गया था? ऑप्शन है 1931, 1936, 1935, 1970। इसका राइट आंसर है 1935। आपको कमेंट में बताना ये है कि ये शब्द यूज तो किया गया था 1935 में, लेकिन किसके द्वारा, क्यों यूज किया गया था, किसके द्वारा यूज किया गया था शेड्यूल्ड कास्ट शब्द को 1935 में? ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। ये किस विद्वान का कथन है? ये किस विद्वान ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है ये इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है और इसका पालन पोषण कहाँ हुआ है? गंगा यमुना के मैदानों में। ये जो कथन है ये संबंधित है, ऑप्शन है आपकी योगेंद्र सिंह, जीएस घुरिये, दीपंकर गुप्ता या फिर जवाहरलाल नेहरू। और इसका राइट आंसर है जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने कहा था कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक, किसान, मजदूर जैसे शब्दों से किया है? मतलब भारतीय ग्रामीण संरचना को बताते हुए किस विद्वान ने मालिक, किसान, मजदूर ये शब्दों का प्रयोग किया है? ये किसने बताया है? ऑप्शन है डेनियल थर्नर, वेरियर एल्विन, मेलेनोवस्की, ऑस्कर लेविस। और जो इसका राइट आंसर है वो है डेनियल थर्नर। डेनियल थर्नर ने बताया था कि भारतीय ग्रामीण संरचना को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है मालिक जिसके पास भूमि खुद की है लेकिन वो खुद खेती नहीं कर रहा। एक है किसान जो बटाई पर या कैसे भी खेती लेकर के खेती कर रहा है। और एक होते हैं जो किसान के यहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं। तो 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं भारतीय ग्रामीण संरचना को। किसने कहा था? डेनियल थार्नर ने। ऐसा ही एक मिलता जुलता नाम है डेनियल लार्नर, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है? मैक्स वेबर के अनुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है? ऑप्शन है समुदाय, वर्ग, जाति या फिर समूह। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। जीवन अवसरों में अंतर मतलब जीवन अवसरों के आधार पर किस चीज का निर्धारण होता है? वेबर ने क्या बताया था? वर्ग का निर्धारण होता है। राइट आंसर क्या होगा? वर्ग। जैसा हमारा जीवन अवसर होगा, जैसी हमारा लाइफ स्टाइल होगी, उसी तरीके का हमारा वर्ग होगा, ये बताया था मैक्स वेबर ने। राइट आंसर वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको राइट ऑप्शन इसमें से चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जातिवाद भारतीय राजनीति की अपरिहार्य संतान है। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है। जो जातिवाद है ये भारतीय राजनीति में ही बहुत ज्यादा व्याप्त है, तो बिल्कुल सही बात है ये। जातिवाद चुनाव में वोट बैंक हासिल करता है। दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि इसीलिए कास्टिज्म होता ही है। वोट बैंक का ही एक तरीके का आजकल वोट बैंक का आधार बन गई हैं जातियां। तो दोनों ही सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ए राजस्थान विलेज
किसकी पुस्तक है? ए राजस्थान विलेज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है मैकिम मेरियट, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। और जो इसका राइट आंसर है वो है बी.आर. चौहान। ए राजस्थान विलेज, बी.आर. चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किस विद्वान ने कहा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मैं जब पीजीटी वाली स्टार्टिंग की वीडियो करवा रही थी तब मैंने ये करवाया हुआ है, आपको याद होगा। ऑप्शन है टीबी बॉटोमो, डी.एन. धनाग्रे, रॉबर्ट वीरस्टीड, मैकावर एंड पेस। इसका राइट आंसर क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर और पेज ने कहा था कि जो समाज है सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला क्वेश्चन है किसने गरीबी की संस्कृति के विचारों को प्रस्तुत किया है? गरीबी की संस्कृति, कल के वीडियो में मैंने बताया था ना क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है उसको एज ए कल्चर, कि वो एक संस्कृति के रूप में कि गरीब है क्योंकि हम गरीब रहना चाह रहे हैं, हमारे कल्चर में वो चीजें हैं। गरीबी की संस्कृति ये किसने बताया था? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, एबेल स्मिथ, डेविड ईस्टन या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। और इसका जो राइट आंसर है ऑस्कर लेविस। गरीबी की संस्कृति किसका है? ऑस्कर लेविस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित होता है? कौन सा समाज है जो कि प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित होता है, किसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन है जनजातीय समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, प्रवासियों का समाज या ग्रामीण समाज। तो देखो कंपटीशन की बात आ रही, सहयोग की बात होती तो जनजातियों में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होता है। प्रवासियों में तो वो तो प्रवासियों का समाज एक अलग ही कैटेगरी हो गई, वहां भी कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इतना ज्यादा उनमें हितों के प्रति टकराव नहीं होता। कंपटीशन वही होगा जहां पर हितों के प्रति टकराव होगा आपस में। और ग्रामीण समाज, वहां तो आपस में लोग मिलजुल करके रहते हैं, समुदाय के जैसे होता है तो वी फीलिंग होती है, तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। कौन सा बच रहा है? उत्तर औद्योगिक समाज, यहां पर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष सहयोग तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा को किसने दिया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा को किसने दिया था? ऑप्शन है आगबन एंड निमकाफ, W.H.E. ग्रीन, मैकाइवर एंड पेज, एमाइल दुर्खीम। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा को किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है मैकाइवर एंड पेज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग। अगला क्वेश्चन है सही कथन का, इसमें भी आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक से पढ़िए। यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं। शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है। पहला भी देखिए सही है कि यथासंभव, अगर ये दिया होता कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते तो शायद मैं इसको गलत मानती, बट यहाँ पे ये वर्ड लगा है ना यथासंभव, मतलब जहां तक पॉसिबल होता है, जो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो लोग बेरोजगार नहीं घूमते। देखिए क्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपके अंदर एबिलिटी आ गई। क्वालिफाइड का मतलब सिर्फ डिग्री रखना नहीं, क्वालिफाइड का मतलब आपके अंदर योग्यता आ जाए, और योग्यता आ जाए तो बात सही है कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। तो यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं, सही बात है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में रोजगार के असंख्य अवसर उनका द्वार खोल दिया है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन से अपराधी को सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा अपराधी का वर्गीकरण या कौन से अपराधी का प्रकार लोम्ब्रोसो ने नहीं बताया था? तो देखिए लोम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधी बताए थे। कितने? 4 प्रकार बताए थे उन्होंने। एक बताया था जन्मजात, एक बताया था आवेग युक्त, एक बताया था पागल अपराधी और चौथा बताया था आकस्मिक। तो जन्मजात, आवेग युक्त, पागल और आकस्मिक, ये 4 प्रकार के अपराधी लोम्ब्रोसो ने बताए थे, लेकिन पेशेवर अपराधी इन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई है जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया? एक ऐसा आयोग
जिसने पिछड़े वर्गों के आरक्षण की संस्तुति की और उसको भारत सरकार ने लागू भी किया, वो कौन सा आयोग था? मंडल आयोग। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण बोला था और भारत सरकार ने इसको लागू भी किया था। ये कब आया था? ये सारे आयोग कब आए थे ये भी एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि मे बी क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? जो राइट आंसर है 33%। 1/3 आरक्षण दिया गया था, 1/3, 33% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, एकीकरण या फिर सहयोग। तो जब दो कल्चर ऐसे मिलते हैं कि वो जो उनकी विशेषताएं हैं बिल्कुल एक में ही समाहित हो जाए, मिश्रित हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि वो आत्मसात हो गए, एक दूसरे में मिल गए, एक दूसरे में। शरबत देखा है, पानी और चीनी एक में मिल जाते हैं ना, एक दूसरे में एकदम मिश्रित हो गए, आत्मसात हो गए। तो इसको हम कहेंगे जब दो संस्कृतियों के गुण इस प्रकार मिश्रित हो जाएं कि बिल्कुल एक ही हो जाएं, तो ये है आत्मसातकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी जा सकती है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 342, 342 अनुच्छेद। इसमें किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने घूस को भ्रष्टाचार की एक अवस्था माना? सिर्फ एक अवस्था है, बाकी और भी बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। तो ये किसने बोला था? ऑस्कर लेविस, ब्रुक्स, मर्चा या फिर पॉल ब्रोका? इसका राइट आंसर है ब्रुक्स। इन्होंने माना था कि घूस भ्रष्टाचार की मात्र एक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसमें भी सही कथन आपको चूज करना है, ठीक से पढ़िए। लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय समाज है पितृसत्तात्मक है और यहाँ पर जो जेंडर से रिलेटेड जो असमानता है भारतीय समाज व्यवस्था में निहित है। सही बात है। लैंगिक असमानता प्राकृतिक है, प्रकृति ने कुछ ऐसी विशेषताएं दोनों में अलग अलग बनाई हैं, तो ये असमान है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं है। ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, लेकिन एक तरफ प्राकृतिक यानी जैविक कारण की बात आ रही है, एक तरफ आ रही है सामाजिक कारण की। तो एक बता रहा है जैविक, एक बता रहा है सामाजिक, तो सही दोनों है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? अ बा दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपनी जाति के प्रति वफादारी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति के प्रति ही वफादार है तो उसको हम क्या कहेंगे? मानसिकता, बीमार मानसिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद या फिर सभी? तो अगर सिर्फ हम अपनी जाति के प्रति ही वफादार हों तो इसको कहा जाएगा जातिवाद। राइट आंसर जातिवाद। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस यूजफुल लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।